आयोजित AWPL के विजय पर्व कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करते हुए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को आत्मनिर्भर भारत का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर के बनने की प्रेरणा दी और मातृशक्ति के सशक्तिकरण में इसकी अहम भूमिका पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं वोकल फॉर लोकल, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का उल्लेख करते हुए उत्तराखंड में निवेश, स्टार्टअप और विकास के बढ़ते आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने कहा कि AWPL जैसे प्लेटफॉर्म स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो विजय पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने युवाओं को जॉब सीकर में जॉब क्रिएटर की प्रेरणा दी। यूके में निवेश, स्टार्टअप और विकास के आंकड़ों को युवाओं के सामने रखा और उन्होंने कहा कि आपको जॉब करने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला बनना चाहिए। तो गुरुग्राम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया कि खुद का बिजनेस भी करना चाहिए। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा में एक बैठक की। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था विधानसभा सत्र के दौरान वह बेहतर बनी रहे ताकि किसी को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। तो विशेष सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने ये बैठक ली है। बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है और इससे एक दिन पहले बैठक की गई है। तो उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल से होगा, जिसको लेकर बैठक की गई। सत्र आहूत जब होता है उससे पहले हमारी कुछ कार्रवाई होती है और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बैठक जो होती है वो सुरक्षा को लेकर रहती है। उसमें सुरक्षा के अलावा किस तरह से हमारा सत्र जो है वो अच्छे से चले, ठीक ठाक उसमें चीज़ें हो पाए, उसकी चिंता होती है। और आज हमारे चीफ सेक्रेटरी डीजीपी और अन्य ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँचे थे, उनको आदेशित किया है कि इस विशेष सत्र में हमारा ये सत्र जो एक दिन का सत्र है ये ठीक ठाक चलना चाहिए, किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। जो हमारे ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहना चाहिए। वर्किंग डे है, स्कूल्स हैं, किसी को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाक चौबंदी रहनी चाहिए। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे हम लोग सब मिल के विधानसभा सचिवालय और सचिवालय मिल के आराम से अच्छे से एक दिन का ये सब। देहरादून में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी बार बार एक ही बात दोहराकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में सर्वसम्मति से पारित हो चुका था, लेकिन उसे परिसीमन के आधार पर दोबारा लाकर नियमों का उल्लंघन किया गया है। गणेश गोदियाल ने ऐलान किया कि 28 तारीख को विधानसभा में बीजेपी जो प्रस्ताव लाएगी उसके विरोध में कांग्रेस भी अपना प्रस्ताव पेश करेगी। उन्होंने कहा कि उस दिन ये साफ हो जाएगा कि कौन विधायक किसके पक्ष में खड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने परिसीमन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं, जिन्हें 105 करना उचित नहीं है। पहाड़ और मैदान के बीच पहले से ही सीटों का बड़ा अंतर है, ऐसे में यह संतुलन और भी ज्यादा बिगड़ेगा। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के हित की हर पल का समर्थन करती है, लेकिन वह संवैधानिक और नियमों के आधार पर ही होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने राजनीतिक हितों के अनुसार परिसीमन कर सीटों का पुनर्निर्धारण करना चाहती है, जो सही नहीं है। तो 28 अप्रैल को विधानसभा में आमने सामने की टक्कर की बात कही है। कांग्रेस का बीजेपी पर तीखा पलटवार। उन्होंने कहा कि ये विधेयक जो है पहले ही पास हो चुका था, लेकिन परिसीमन के नाम पर
ये बिल जो है रोका गया है और 28 अप्रैल को विधानसभा में इस मुद्दे पर जमकर आमने सामने चर्चा होगी। तो देहरादून में नारी वंदन शक्ति बिल को लेकर सियासी जो है देखने को मिल रही है सियासत, और इसी पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है। तो 28 अप्रैल को विधानसभा में आमने सामने की टक्कर के आसार जताए जा रहे हैं। देहरादून में नारी वंदन अधिनियम पर सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और इनकी पार्टी के जो यूनिट्स हैं, ये सिर्फ इस देश में गफलत फैलाकर, एक झूठ को फैलाकर, एक झूठ को स्थापित करके फिर एक बार सत्ता के अपने लिए रास्ते बना रहे हैं। प्रदेश की जनता, देश की जनता इनके मंसूबों को समझें। मैं उम्मीद करता हूं आज मातृशक्ति जागरूक है, शिक्षित है। सीधा सीधा मेरा ये कहना है कि अगर आप वाकई महिलाओं के हितैषी हैं, महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं, तो परिसीमन का झोल उलझाकर आप इसको रोकना क्यों चाहते हैं? आप ये कहिए कि परिसीमन जब होगा तब होगा। आज जो स्थिति है हम उसी पर 33% आरक्षण लागू करते हैं, उसको कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो कल यहाँ तक भी कहा कि भाई अतीत में बहुत से लोगों ने, हमारे नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए और समय समय पर जब भी इस देश को आवश्यकता पड़ी अपने प्राणों की कुर्बानी दी, तो हम अपने हितों की कुर्बानी नहीं दे सकते। मैं तैयार हूँ इसके लिए। हो सकता है, मैंने ये कहा कि हमारी देहरादून से खबर है, जहां राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शनिवार शाम 7 बजे तक चार धाम श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में कुल 2,38,590 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया है। अकेले शनिवार को 55,998 श्रद्धालु चार धाम पहुंचे। श्री बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद 23 से 25 अप्रैल तक 37,884 तीर्थ यात्री पहुंचे, जिनमें से शनिवार को 13,107 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्री केदारनाथ धाम में इस वर्ष अब तक सबसे अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से 4 दिनों में ही 1,24,782 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए, जिनमें शनिवार को 31,160 श्रद्धालु शामिल रहे। वहीं श्री यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 19 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच कुल 75,924 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि शनिवार को यमुनोत्री धाम में 38,206 और गंगोत्री धाम में 37,718 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल बना हुआ है। तो चार धाम यात्रा में लगातार आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है और इस बार कहा जा रहा है कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और वो भी यात्रियों की और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। तो केदारनाथ में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में भी भारी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। देहरादून में नारी शक्ति वंदन के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक और कांग्रेस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर महत्वपूर्ण मौकों पर उसका रुख बदल जाता है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आरक्षण हमारे खून में है वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का आरक्षण केवल परिवारवाद तक सीमित है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि महिलाओं को अधिकार देने के मामले में कांग्रेस पीछे हटती रही है और आने वाले चुनावों में महिलाएं इसका जवाब देंगी। तो हनी पाठक ने कांग्रेस पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस के रुख पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। हरीश रावत के बयान पर भी बीजेपी नेता ने तंज कसा है। तो लगातार इस बिल को लेकर सियासी घमासान उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है और बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह उनकी मानसिकता पर ध्यान दें। एक व्यक्ति कितने तरह के मुखौटे लगाकर इस तरीके के आडंबर रच रहा है,
उत्तराखंड में तो वो ये दिखा रहे कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ हैं, और दिल्ली में जब वोट करने की बात आई तो उस समय उन्होंने अपना दोगला चरित्र चेहरा दिखाया। तो इस तरीके की चीजें उनको नहीं करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर अभी मैं हरीश रावत का भी एक बयान सुन रही थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि आरक्षण तो हमारे खून में है। तो आरक्षण तो आपके खून में है ही, ये किसने कहा कि आरक्षण आपके खून में नहीं है? तभी तो आपकी पार्टी पूरे परिवार के ही लिए आरक्षण रखी हुई है, बेटी बेटा बहू और आपकी जो बेटी है वो, तो ये सारी चीजें आरक्षण के ही अनुसार आप कर रहे हैं। लेकिन जब वोट परिवार से बाहर करने की बात होती है तो आप नारियों का अपमान करने में कहीं भी पीछे नहीं हटते। और मैं एक नारी होने के नाते एक सवाल समुचित कांग्रेस की कार्यकारिणी से पूछना चाहती हूँ कि हमने आपसे कोई पूरा जहान तो मांग नहीं लिया था, हमने अपने हिस्से का थोड़ा हक मांगा था और वो भी आपसे देते नहीं बना। तो निश्चित तौर पर नारी शक्ति। विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत चक्राता वन प्रभाग में बीते 2 दिनों से जंगलों में आग की घटना लगातार सामने आ रही है। सैया क्षेत्र के कोठा तारली गांव के पास आरक्षित वन क्षेत्र में लगी भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे बांज, बुरांश, काफल और देवदार के घने जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आग की चपेट में वन विभाग द्वारा हाल ही में किए गए प्लांटेशन के सैकड़ों पौधे भी जलकर नष्ट हो गए हैं। सूखे पत्तों और घास के कारण आग तेजी से फैल रही है। शनिवार को आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन सुलगते अवशेषों के चलते ये दोबारा भड़क उठी। फिलहाल वन विभाग, राजस्व टीम और स्थानीय ग्रामीण मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो वन विभाग और ग्रामीण मिलकर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। चक्राता में जंगलों में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आग में देवदार के पेड़ों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। प्लांटेशन में लगे सैकड़ों पौधे भी इस दौरान जलकर राख हो गए हैं। सूखे पत्तों और घास में आग तेजी से फैल गई, जिसके चलते आग को बुझाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का लगातार प्रयास किया गया और गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन तमाम जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के 78वें आरआर बैच के 84 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने जौली ग्रांट स्थित राज्य आपदा प्रतिवादन बल मुख्यालय का भ्रमण किया। इस शैक्षणिक दौरे का उद्देश्य भावी पुलिस अधिकारियों को आपदा प्रबंधन की वास्तविक परिस्थितियों, त्वरित निर्णय क्षमता और समन्वित कार्यप्रणाली से अवगत कराना रहा। ये भ्रमण पुलिस की महानिदेशक दीपक सेठ के मार्गदर्शन में और अकादमी के उप निदेशक अरविंद सुकुमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने अधिकारियों को संगठनात्मक ढांचे और कार्यप्रणाली और आपदा के समय अपनाई जाने वाली त्वरित प्रक्रिया को प्रणाली की जानकारी दी। प्रशिक्षणु अधिकारियों को उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और आपदा संवेदनशील राज्य में एसडीआरएफ, एसईओसी और एनडीआरएफ के बीच समन्वय की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही सिलक्यारा, टनल रेस्क्यू, धराली और रेडी क्षेत्र में हुए प्रमुख बचाव अभियानों की केस स्टडी भी साझा की गई। भ्रमण के दौरान एसडीआरएफ द्वारा आधुनिक खोज एवं बचाव उपकरणों का प्रदर्शन किया गया, जिससे अधिकारियों को तकनीकी संसाधनों और उनके उपयोग की व्यवहारिक जानकारी मिली। इसके साथ ही राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था और आपदा प्रबंधन में पुलिस की अहम भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। अधिकारियों ने इस भ्रमण को अत्यंत ज्ञानवर्धन और प्रेरणादायक बताया और कहा कि इससे उन्हें आपदा प्रबंधन की वास्तविक चुनौतियों और कार्यप्रणाली को समझने का महत्वपूर्ण अवसर मिला है, जो भविष्य की सेवा के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगी। तो पर्वतीय बचाव अभियान और आधुनिक उपकरणों के बारे में इस दौरान जानकारी दी गई है। आईपीएस अधिकारियों ने किया एसडीआरएफ टीम के साथ चर्चा और आपदा प्रबंधन की जमीनी स्तर पर इस दौरान जानकारी दी गई है। पर्वतीय बचाव अभियानों और आधुनिक उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। आईपीएस अधिकारियों ने एसडीआरएफ मुख्यालय में इसकी जानकारी दी है।
देहरादून के आईटी पार्क स्थित एटीएस कॉलोनी में निवासियों ने बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ गेट पर धरना प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि बिल्डर लंबे समय से उनके साथ अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट जैसी घटनाएं करता आ रहा है। इस संबंध में पहले पुलिस में शिकायत और मुकदमा भी दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद घटनाएं रुक नहीं रही हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि समय समय पर फिर से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे कॉलोनी में असुरक्षा का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले में सख्त कार्रवाई कर स्थानीय समाधान किया जाए ताकि कॉलोनी में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो कॉलोनी में शांति व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि उनके साथ अभद्रता, गाली गलौज की जाती है और बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर मारपीट व अभद्रता के ये आरोप लगाए गए हैं और वो लगातार पुलिस में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है और बिल्डर का यही रवैया मकान मालिकों के साथ रहता है, जिसके विरोध में अब कॉलोनी वासियों ने पट्टी बांधकर विरोध किया है और उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस पर पुलिस सख्त कार्रवाई करे, जो कि अब तक पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही थी। मेरे सास ससुर के साथ जो आरोपी हैं उन्होंने गाली गलौज की, मेरे पति को मारा पीटा, उनके कान का पर्दा फट गया है, मेरे को और इनको जान से मारने की धमकी दी और मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज और बहुत कुछ ऐसा कहा जो मैं बयां भी नहीं कर सकती। ये सब होने के पश्चात मैं बस इसीलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि पुनीत अग्रवाल जी यहाँ पे एक आतंक का माहौल उन्होंने बना के रखा है। अभी 13 अप्रैल को जो है डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट हैं अनुज शर्मा, उनकी पत्नी भी डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं, दोनों लोगों को बुरी तरीके से मारा। अनुज शर्मा जी के कान का पर्दा फट गया, उनकी पत्नी को जो है हाथ पकड़ के अंदर घसीट रहे थे, उनके कपड़े फट गए, उनके संग बड़ी बदसलूकी की। उन्होंने एक आतंक का माहौल बना के यहाँ पे रखा हुआ है। इसके पहले दिसंबर में मेरे ऊपर हमला किया था, उसके पहले दिवाली में बच्चे पटाखा छुड़ा रहे थे तो उन पे पिस्टल बोल्ट करके दौड़ाए थे। 2023 में भी ऐसे ही उन्होंने किया था, बच्चों पे पिस्टल तानी थी पटाखा छुड़ाने में। कुछ बच्चे छोटे थे, 5-7 साल के बच्चे थे, 2-3 उनको पकड़ लिया और किसी का बाल। पुलिस कार्रवाई कर रही है। वो मेरा मेडिकल वगैरह मैंने उनको सबमिट किया हुआ है, अब वो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट की वेट कर रहा हूँ मैं, तो उसके हिसाब से शायद कुछ धाराएं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि मेरा ये जो कान का पर्दा है उसमें आया है मेडिकल में। आज धरने पे भी आप लोग बैठे हो? हाँ जी। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ जी। धरना किस बात का? धरना हम ये चाहते हैं क्योंकि इसकी ये पहली घटना नहीं है, ये लगातार बार बार ऐसा करता जा रहा है, तो इसके खिलाफ कुछ पक्का कुछ होना चाहिए। देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना बसंत बिहार क्षेत्र के हर्ष बंशवाला बैरियर पर चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट स्कूटी सवार 2 संदिग्धों ने रुकने के बजाय भागने का प्रयास किया है। पुलिस द्वारा पीछा करने पर बदमाशों ने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया है। मौके से 2 देशी तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस और स्कूटी बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधी बताए जा रहे हैं, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। तो पश्चिम यूपी के 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। भागते बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और इस जवाबी फायरिंग में एक घायल हो गया है व्यक्ति। तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से बदमाश को पकड़कर पुलिस ले जा रही है। केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार की पहल एक बार फिर सफल साबित हुई है। 22 अप्रैल से 15 जून 2026 तक संचालित होने वाली केदारनाथ हेली शटर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग ने रिकॉर्ड समय में पूरा लक्ष्य हासिल कर लिया है। 15 अप्रैल को शाम 6 बजे पोर्टल खुलते ही महज 1.5 घंटे में 31,450 सीटें पूरी तरह बुक हो गई। इस दौरान 6:10 से लेकर 6:32 तक सबसे अधिक बुकिंग दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार 51% यात्रियों ने स्वयं ऑनलाइन बुकिंग की, जबकि शेष अन्य माध्यमों से हुई। उत्तराखंड पर्यटन के टूरिस्ट हेल्पलाइन कॉल सेंटर द्वारा की गई 565 रैंडम कॉल्स के विश्लेषण में पाया गया कि करीब 51% बुकिंग स्वयं यात्रियों की, जो डिजिटल सशक्तिकरण की ओर बड़ा संकेत है। व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रति यूजर अधिकतम 2 बुकिंग और 12 सीटों की सीमा तय की गई है।
जिससे अधिक श्रद्धालुओं को अवसर मिल सके। विधायक आशा नोटियाल ने इस व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हेली शटल सेवा को पारदर्शी, सरल और सुरक्षित बनाने का जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। इससे देश भर में आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिली और यात्रा अनुभव भी बेहतर हो रहा है। हेली सेवाएं 8 कंपनियां वहाँ पे शुरू हो गई हैं और वहाँ पे पर्याप्त सुविधाएं हैं। 8 कंपनियों के माध्यम से श्रद्धालुगण ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं और केदार धाम की यात्रा कर रहे हैं। मेरा सभी श्रद्धालुगणों से ये भी अपील है कि बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो आप पहले सही जानकारी लीजिए कि आपको किस कंपनी के माध्यम से जाना है। जो भी आपकी बुकिंग कई बार फर्जी आईडी बना करके भी लोग हेली कंपनियों के साथ का नाम दे करके फ्रॉड कर देते हैं और यात्री को पता नहीं चलता। जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें पता चलता कि उनकी तो टिकट ही नहीं बनी। तो इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं उनकी पहले सही जानकारी लीजिए और उसके बाद जिस कंपनी में आपका बुकिंग हो रही है उन कोशिश करिए कि वहाँ। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में कोतवाली पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़क किनारे और वाहनों में शराब पीने व पिलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 14 व्यक्तियों को मौके से पकड़कर थाना लाया और पूछताछ के बाद उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। सभी के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत चालान कर जुर्माना भी वसूला गया है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासन सुनिश्चित करना है। तो सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान लगातार जारी है। भविष्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी लोगों को दी जाती है। खुले में शराब पीने वाले 14 लोग थाने लाए गए, जहां उन्हें चेतावनी दी गई, साथ ही साथ उन पर जुर्माना भी लगाया गया। तो सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान लगातार पुलिस के द्वारा जारी है और इस बीच 14 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की गई और उन्हें हिदायत भी दी गई कि आगे से वैसा ना करें। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रहे भ्रामक वीडियो पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग के थाना सोनप्रयाग में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है। इंस्टाग्राम से वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें केदारनाथ धाम की व्यवस्था और वीआईपी प्रोटोकॉल को लेकर गलत और भ्रामक दावे किए गए थे। प्रशासन ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया और कहा कि वास्तविक घटना में एक श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। इसके बाद शव को हेलीकॉप्टर से गुप्तकाशी में भेजा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यात्रा से जुड़ी अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी की जा रही है। तो देखिए, अफवाह फैलाने वालों पर उत्तराखंड की सरकार सख्त नजर आ रही है। चारधाम यात्रा पर भ्रामक वीडियो बनाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। तो सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। केदारनाथ मामले में प्रशासन ने इसको लेकर पूरा सच बताया है। जो वायरल वीडियो में दावे किए जा रहे थे उन्हें पूरी तरीके से निराधार बताया गया है। तो चारधाम यात्रा पर भ्रामक वीडियो को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है। कई बार हमने देखे कि मतलब वो श्रद्धा का केंद्र है, वह श्रद्धा के भाव से ही जाना चाहिए। तो ये ठीक है, आप अपने लिए वीडियो बना रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर भ्रामक प्रचार प्रसार करके, वो विश्व के दर्शन का केंद्र है, वहाँ पे विश्व के लोग आते हैं श्रद्धा के भाव से, और छोटी छोटी चीजों को लेकर इस 35,000 की संख्या जब पहले दिन ही वहां पहुंची है, उसके बाद लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो जो वीडियो बन रहे हैं छोटी छोटी व्यवस्थाओं के लिए, वहां पर थोड़ा कभी हमारा प्रशासन होता है जो व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करता है, उन व्यवस्थाओं में भी व्यवधान करने का काम जो करता है, तो लगता है कि वो श्रद्धा के भाव से जा रहा है या खाली रील बनाने के लिए जा रहा है। तो ये मंदिर समिति ने भी तय किया था कि वहां पर किसी प्रकार की उस आंगन में किसी प्रकार का जो परिसर है भगवान केदार बाबा का, उसमें किसी प्रकार की रील नहीं बननी चाहिए। उस पर प्रतिबंध लगाने का भी